यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे टॉप हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के कुछ 50 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम है आपका, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तैयारी हमने साल भर की है और लास्ट टाइम पे भी रिवीजन भरपूर किया है पांचों सब्जेक्ट्स का। पेपर 1 पेपर 2 के लिए हिंदी इंग्लिश और सीडीपी तीनों सब्जेक्ट का, है ना। नया हो तो लाइक शेयर तो आप बिना कहे करते ही हैं। जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे लाइक शेयर करते रहिएगा, फटाफट से करेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आप अपने सामने। क्वेश्चन है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, है ना, किन्हें आंखें दोनों यानी अंकी बिंदी चंद्र बिंदु आदि शब्द लिखती है ना। ये हर जगह पे चंद्र बिंदु लगा रही है, वो किन्हें में भी आंखें में भी, ये आप मान लीजिएगा, है ना। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? बताइए आप क्या कहेंगे सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में? दीजिए जवाब, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। डी। डी का मतलब है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। बिल्कुल कह सकते हैं। पहली बात तो ये है आपका अनुनासिक, और ये जो जस्ट अंकी बिंदी होती है ये आपकी अनुस्वार होती ही है। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से, और अनुस्वार में सिर्फ नाक से, जो भी इन दोनों का रूल रहता है। ठीक है, ये अनुनासिक हो गया। तो अनुनासिक उसने रूल तो सीख लिया लेकिन ओवर जनरलाइज कर दिया। ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। यदि बच्चा एक रूल को हर जगह पे प्रयोग करने लगे जहां वो प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे ईडी कुछ बच्चे लगाने लगते हैं तो वो गो में भी ईडी लगा देंगे, है ना, तो गोड बना देंगे इसको। तो कोई रूल अगर बच्चे ने सीख लिया और वो दबा करके बार बार उसको हर जगह यूज कर देता है जहां यूज वो नहीं होना है वहां भी, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने रूल का अति सामान्यीकरण कर लिया है, यानी कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, ओवर जनरलाइजेशन कर लिया है ना। हर जगह जनरलाइज कर दिया उसने, हर जगह पे वही यूज करना है, एक रूल सीख लिया और ऑलमोस्ट सब जगह पर वो यूज कर देती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं जानती होती तो वो यूज ही नहीं करती फिर तो। चिन्ह के प्रति सजग है, लापरवाह है, बच्चे की गलती होती नहीं है पूरे सीटेट के पेपर में या जहां पे भी टीचिंग की अगर हम बात करें ना, बच्चा तो बेकसूर है और वो है भी सच में। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा का प्रमुख प्रकार्य है यानी मेन फंक्शन क्या है किसका? लैंग्वेज का। प्रमुख प्रकार्य, मेन फंक्शन। फंक्शंस होते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लैंग्वेज के, क्या होगा? बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर करो बहुत तेजी के साथ। प्रतिवेदन करना, लेखन, लिखना। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज या फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में जिन लोगों की हिंदी कमजोर है उनको भी समझ में आ जाएगा और जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको भी, तो ये दिमाग में बैठ जाती हैं कुछ चीजें, हमें पता लग जाता है कि संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपल बात है। भाषण देना, लेखन क्षमता, ये सब इसी में आ जाएंगे। कम्युनिकेट भी तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो ना। अपनी बात आपकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जानी चाहिए, चाहे आप उसको संस्कृत में कहो, चाहे कैसे भी कहो, लिख के कहो, बोल के कहो, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही नहीं है लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, यानी आपने मोटे तौर पे देखा, एक जैसे आप देखते हैं ऊपर ऊपर से, और आपको आइडिया लग जाए कि ये किस बारे में होगा चैप्टर, या जैसे आप कोई नॉवल लेने जाते हैं, कोई खरीदने से पहले नजर मारते हैं क्या है ये। अंतिम पड़ाव है पढ़ने की कुशलता का, आखिरी पड़ाव यानी लास्ट स्टेज है। पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, एक महत्वपूर्ण कुशलता है या पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। पहला अगर होता तो फिर तो पहले तो आप अटक अटक के भी पढ़ते थे ना, पहले तो आप अटक अटक के भी पढ़ते थे। तो लग रहा है कलरिंग का कुछ इशू किया है मिश्रा जी ने आज। देखिए आंसर क्या होगा इसका, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, वो एक अच्छी स्टडी स्किल है, रीडिंग स्किल का एक बहुत बड़ा एक अच्छा टैक्टिक्स है, ये उसने उसकी एबिलिटी है, एक स्किल है ना। तो रीडिंग की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी स्किल कह सकते हैं इसको। अंतिम पड़ाव ये नहीं है, मतलब पड़ाव की तो यहाँ पॉइंट ही नहीं है, मेन सिंपल बात है महत्वपूर्ण कुशलता है भाई। इसको टेस्ट की तरह ही लीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी बोलने के बारे में, बोलना सीखते कैसे हैं इस बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है हमारे सामने, अपनी
भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, तब वो भाषा सीखेंगे। मतलब जो तुम्हारी मातृभाषा है या जो भी भाषा है एनवायरमेंट में, सिर्फ उसी को सुनो, उसके अलावा कोई भाषा नहीं सुननी, ये कहना चाहिए क्या बच्चे को? बिल्कुल सही बात नहीं होगी ये तो, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। समान होगी तो फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। समान कैसे हो सकती है? थोड़ा बहुत तो अंतर पाया जाएगा भाई। जैसे मैं बोलती हूँ जरूरी नहीं ना सारे लोग हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक। फिर है नेक्स्ट चीज है बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति अति सचेत रहना चाहिए। पता नहीं कितने हद तक सही बात है ये। मतलब शुरुआत में तो आप शुद्ध उच्चारण से ज्यादा बच्चे के बोलने पे फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बोल पाए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो शुद्ध बोल पाए। लॉक कर दें डी को, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। एग्जैक्टली भाई, बोलना सीखेंगे कब? जब उनको मौका मिलेगा। लैंग्वेज कहां से आती है? एनवायरमेंट से आती है, प्रयोग से आती है। तो सिंपल बात है, उनको डी ऑप्शन बेस्ट रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो भाषा जानता है उसके अलावा कोई और भाषा, बच्चों को जितनी भाषाएं वो यूज करेंगे कोई बुराई नहीं है उसमें, दैट इज ऑलवेज गुड। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार की बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, कक्षा 3 की एक टीचर हैं, वो कहती हैं कि भाई जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी स्कूल की, उसके अलावा बहुत सारे सामग्री हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे बाल साहित्य वगैरह हो सकते हैं, उनको भी पढ़ा करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक मत पढ़ो। तो क्या, किस लिए है ऐसा? तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकेंगे। भाई 3री क्लास के बच्चे, कौन सी विधा? नाटक, कहानी और ये सब, ये तो बात की बात है। विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकेंगे, या अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकेंगे, या बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकेंगे। सिंपल आंसर है कि भाई उसकी अभी तो पढ़ने की क्षमता बेहतर होना जरूरी है, रीडिंग स्किल डेवलप हो। अभी तो छोटा बच्चा है ना, तो जो जहां से उसे मिल जाए अलग अलग सामग्री वो पढ़ सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आए। तो रीडिंग स्किल डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिक यानी 6th to 8th, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बताइए एक बार। संदर्भ में व्याकरण समझना। देखो जब भी व्याकरण आ जाए या इंग्लिश में ग्रामर आ जाए, आप कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ जो शब्द है ना, क्योंकि सिचुएशंस में तो यूज करोगे आप, कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सबसे बड़े कीवर्ड्स हैं ये ग्रामर के लिए, कि आप कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सीख जाओ, ये मेन उद्देश्य होता है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य, यानी अलग अलग विषय, अलग अलग टॉपिक्स पे सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक जैसे तो नहीं होते ना, उसका रीजन क्या है? बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, या अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, या अन्य विषयों का सरलीकरण। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, ऐसे ऑप्शंस। क्वेश्चन तो आसानी है, क्वेश्चन है कि 6th to 8th के लेवल पे अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड हैं आपके पाठ। हो सकता है किसी में मदर टेरेसा की बात हो रही हो, दूसरे में किसानों की बात हो रही हो, या किसी और की बात हो रही हो। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कहीं कहानी है, कहीं कविता है। विभिन्न विषयों की जानकारी, सब्जेक्ट नहीं, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, कैसे कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा यूज हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है यहां, ठीक है। अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, वो डायरेक्ट वो विषय पढ़ा के भी हो सकता है वो काम, ठीक। दूसरे विषयों को आप सरल बना रहे हैं, मतलब ये मेन उद्देश्य नहीं है यहाँ, भाषा की उसकी क्षमता बढ़े। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। देखिए देखिए फटाफट से आंसर कीजिए, बातें बहुत करने लग गए हैं आजकल आप लोग। पाठ्य पुस्तक या व्याकरण के नियम जानना, क्या ये उच्च प्राथमिक व्याकरण पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, क्या दिक्कत थी इसमें? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भ में व्याकरण समझना, पाठ्य पुस्तक या व्याकरण के नियम जानना, ठीक तो है, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। 8th पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण, लेखन कार्य की बात हो रही है। 7th तक कर चुके हैं ना हम, डायरी लिखना,
क्योंकि बच्चे की अभिव्यक्ति आएगी यहाँ डायरी लिखने में, बच्चे की अभिव्यक्ति आएगी, उसका एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, इसमें बच्चे की मौलिक जो उसके विचार हैं वो लिखेगा। कहीं गया था यात्रा पे, उसके बारे में लिख सकता है डायरी में, उसके साथ क्या हो रहा है जीवन में उसके बारे में लिख सकता है। फिर है हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। भाई आप हिंदी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इसके लिए कंपलसरी क्या है या इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता यानी टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। परिवेश, लिखित परीक्षा या ऑडियो विजुअल एड्स। देखो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो यहीं आ जाएंगे समृद्ध भाषिक परिवेश की उपलब्धता में। जो एनरिच्ड एनवायरमेंट है ना आपका, अगर प्रिंट रिच एनवायरमेंट है या एनरिच्ड एनवायरमेंट है तो वहां ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाएगा और सबसे ज्यादा अच्छे से भाषा यूज करके सीखी जाएगी। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण से सीखी जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन वो बेहतर है जो सबसे बेहतर है या फिर बाकियों को भी अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, तो सिर्फ पुस्तक नहीं भी होगी तब भी चलेगा अगर एनवायरमेंट अच्छा है तो। आपने पुस्तक से थोड़ी सीखी होगी अपनी मातृभाषा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पर आपकी क्या राय है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से मोल्ड करके कि किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में यानी किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। इस बात पे आपकी राय क्या है ये पूछी है, बताइए। कल हम मैथ्स एंड ईवीएस और सीडीपी ये सारे काम करने वाले हैं। टेंथ का बी, यह बहुत हद तक संभव है, बिल्कुल। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी स्क्रिप्ट और कोई भी लैंग्वेज, भाई ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी भाषा हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। क्या मैं इस भाषा को रोमन लिपि में नहीं लिख सकती हूँ? ये भाषा को मैं BHASA भाषा लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, एच और लगा देते हैं, है ना। क्लियर है ये बात? तो आप किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत हद तक संभव है। और भाषा और लिपि का कोई खास संबंध नहीं होता, इस बात को आप याद रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती, मतलब अलग लिपि नहीं होती, ऐसा नहीं है। कई बार कॉमन लिपि कई लैंग्वेज में यूज हो जाती है। एक स्क्रिप्ट जैसे जो आपकी देवनागरी है वो हिंदी और संस्कृत दोनों में यूज होती है। बिल्कुल संभव नहीं है ये नहीं कह सकते, बहुत हद तक संभव है ये कह सकते हैं। एक सीधा संबंध नहीं होता, कोई खास संबंध नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, यानी आप मानते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मटेरियल्स अगर बच्चे को मिलें तो क्या होगा, बताइए। भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनेगी, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलेगी, या फिर किताबों के बारे में जानकारी मिलती है या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो ये उद्देश्य नहीं होता कि किताबों और लेखकों के बारे में जानकारी या इंफॉर्मेशन देना उद्देश्य नहीं है, कुछ समझ पैदा करना उद्देश्य है। तो व्याकरण पे हमारा वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता, कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सिखाते हैं हम लोग। चल रहा है ना या अभी भी अटक के चल रहा है? सच में बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाएगा अगर अभी अटका तो। आज पहले ही भसड़ है दिमाग में। वाह वाह वाह, देखना चल रहा है क्या? चल रहा है, चलो ठीक है। यार ये कमेंट क्यों रुक गए? जिससे देखो नाटकबाजी चल रही है आज तो। बहुत बढ़िया, तो हम कह सकते हैं हाँ, भाषा के विविध संदर्भों में देखो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप प्रयोग सिखा दो ना बच्चे को कि भाई नाटक में इस तरीके से बात होगी, कहीं जाओगे तो एक तरीके से बात करोगे, दोस्तों में अलग तरीके से बात करोगे। तो विविध यानी मल्टीपल जो यूज होते हैं लैंग्वेज के वो आप सिखा पा रहे हो, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। बस सिंपल है, कोई और टेंशन लेनी ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है। 8th क्लास का बच्चा है, उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो क्लास भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार लैंग्वेज में, है ना। जल्दी से बताओ। हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सकेंगे, पूरी नियम को जान लेंगे 8th क्लास में ही, मतलब क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग। फिर है हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सकेंगे, हाँ ठीक है। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकेंगे, ये और ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। तत्सम प्रधान शब्दों का प्रभावी प्रयोग कर सकेंगे। देखो ये उद्देश्य नहीं होता कि इसको संस्कृत निष्ठ भी लिख के आ जाता है कई बार तत्सम प्रधान को, कि जो बिल्कुल क्लिष्ट भाषा है वही यूज करेंगे, संस्कृत निष्ठ भी लिख के आ जाता है। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि वो बिल्कुल तत्सम या एकदम क्लिष्ट या स्टैंडर्ड हिंदी का ही हर टाइम पे प्रयोग करें। दैट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना। तो हम कहेंगे विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा के प्रभावी प्रयोग कर सकें। भाई जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस जगह पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल की जरूरत है, इफेक्टिवली वो यूज कर पाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाषा का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों से, चाहे उसमें फिर मुहावरों का यूज करना पड़े, चाहे लोकोक्तियों का यूज करना पड़े, तो बाकी के ऑप्शन इसी में इंक्लूड हो गए तो सबसे बेहतर ऑप्शन बन गया। भाई जब बाकी ऑप्शंस एक ऑप्शन में इंक्लूड हो जाएं तो बेहतर है, तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा, या वो बाकियों से ऑलरेडी बेहतर हो ऑटोमेटिकली ही। यही दो चीजें हैं पूरे सीटेट में, दो ही कंडीशन है, या तो बेस्ट हो अपने आप में ही, भाई बाकी गलत होंगे उस तरीके से बेस्ट होगा, या फिर बाकी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। दो ही तरीके हैं क्वेश्चन ऑप्शन के बेस्ट होने के। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण, यानी असेसमेंट में सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये बता दीजिए फटाफट से। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोग दिखा रहे हैं, जबकि ये सेशन आज पता नहीं कितनी बार बीच में 2 बजे होना था। ये हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, बारीकियों की समझ व प्रयोग, भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या मानक वर्तनी। अगेन जो यूज है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप आकलन कर रहे हैं तो समझ कितनी पैदा हुई है बच्चे में, 6th to 8th। उच्च प्राथमिक का मतलब है एलिमेंट्री क्लास, 6 से 8 कक्षा में होगा वो, ठीक है। तो व्याकरण की जानकारी, साहित्यकारों की जानकारी, मानक वर्तनी होता है स्टैंडर्ड स्पेलिंग, ये तो ऑटोमेटिक है यार, अंडरस्टूड है, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये स्पेलिंग, वर्णमाला, ये सब नहीं होती, अर्थ और प्रयोग, ठीक है। तो बारीकियों की समझ व प्रयोग, कहां कैसे यूज करना है, और इसमें बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आएंगे। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, यानी असेसमेंट को आप किस तरीके से यूज करें, इसके पीछे पर्पस क्या हो, बताइए फटाफट से, पर्पस क्या हो। सीखने में मदद मिले, कितना सीखा इसको आंकें, परस्पर तुलना करें, देखो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना एक दूसरे से। भाषा की जानकारी हो, सिंपल है, सीखने में मदद मिले। मेन उद्देश्य ये है कितना सीखा को आकलन के लिए यहां लिखता योगात्मक आकलन या योगात्मक मूल्यांकन करके, जजमेंटल होता है वो इन नेचर, है ना। तो सबसे बेहतर ये है कि सीखने में हमें मदद मिले, बच्चे ने कितना सीखा, कहां गलती हुई, कैसे इंप्रूव कराना है ये पता लगे, तो आकलन का प्रयोग सीखने में मदद के लिए। मेन उद्देश्य तो यही है ना भाई। असेस आपका एग्जाम हो भी क्यों रहा है, इसीलिए कि आप उन्हें पता तो चले आपको आता भी है या नहीं। ये तो खैर डिफरेंट पर्पस के लिए हो रहा है, लेकिन जनरली स्कूल्स में जो हम आकलन करेंगे वो इसलिए करते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, और उसको आगे अगर कोई गैप रह गया तो उसको फुलफिल कैसे करें। जैसे आप अभी ये टेस्ट दे रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि अगर कमी रह गई है तो उसको ठीक कर लेंगे हम, अभी तो फाइनल एग्जाम से टाइम है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। भाषा और लिपि के बीच, क्या है यार, भाषा और लिपि के बीच, यानी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच। कहा जाता है कि नॉट एवरी डे इज योर्स, तो आज वही दिन है जो मेरा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही वाहियात सा दिन है आज। देखिए एक बार, दिन सारे ही अच्छे होते हैं, बस कॉम्बिनेशन कई बार बिगड़ जाए तो ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसे कहा जाता है कि आज दिन अच्छा नहीं है। भाषा और लिपि के बीच क्या है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, ये बात आप याद रखेंगे, यानी बी ऑप्शन। भाषा और लिपि पे एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है, ठीक है। तार्किक संबंध, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए निश्चित नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं जाना, ओनली पे नहीं जाना, कोई निश्चित संबंध नहीं हो सकता। भाषा और लिपि, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल संभव है, हम कहते हैं बहुत हद तक संभव है, या एक निश्चित, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल संबंध नहीं होता। तो एक्सट्रीम में नहीं जाना, ओनली वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, है ना। आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति, आगमन आप समझते हैं इंडक्टिव, तो जो इंडक्टिव मेथड है उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी 6th to 8th के लेवल पर, अब देखो मेथड तो मेथड ही रहेगा, जटिल से सरल की ओर जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर, या व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होता है। बताइए एक बार, जल्दी से बता दीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, फटाफट से बताओ। उदाहरण से नियम की ओर। अब तो एग्जाम के लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि अब तो जितनी तैयारी होनी थी हो गई, बस थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हल्के दिमाग से। कल पूरा रिवीजन भी कर लेंगे एक बार सीडीपी का। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, सरल से जटिल, जटिल से सरल नहीं, ठीक। तो निगमन होता तो नियम से उदाहरण, डिडक्टिव होता तो नियम से उदाहरण, ठीक। आगे बढ़ेंगे। मैराथन सेशन में ये सब चीजें कराई हुई हैं आपको। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है,
भाई हिंदी भाषा सीखने में किन बच्चों को ज्यादा समस्या होगी, सोचिए जरा। जिनकी मातृभाषा सरल है, कौन सी मातृभाषा सरल होती है? भाषाएं तो सारी अपने रूल्स पे निर्धारित होती हैं, सरल और जटिल क्या होता है? हम ये थोड़ी कह सकते हैं हिंदी जो है बहुत मुश्किल है या इंग्लिश बहुत मुश्किल है। लैंग्वेज लैंग्वेज है, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता इस बात से जब वो सीख रहा होता है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, यानी स्टैंडर्ड हिंदी जो बिल्कुल ऑफिस में यूज होती हो, वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क पड़ता है जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, यानी किसी की मदर टंग यदि हिंदी नहीं है तो उसको हिंदी सीखने में कठिनाई होगी। स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल बात है। अगर मेरी मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो मुझे इंग्लिश सीखने में दिक्कत होगी। तो मदर टंग बच्चा आसानी से सहज रूप से ग्रहण कर लेता है, इसलिए उन बच्चों को हिंदी सीखने में प्रॉब्लम होगी जिनकी मातृभाषा, जिनकी मदर टंग हिंदी है ही नहीं, उन्होंने कभी घर में अपने आसपास हिंदी को सुना ही नहीं। ठीक है, तो फंसना नहीं है, ऑप्शन में निकलना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, यानी रीडिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए एक बार, रीडिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री मिले, या चार्ट से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, जो चार्ट है वो अधिक से अधिक लगाए जाएं। पढ़ना सीखने के लिए जरूरी है कि लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज, जिस भी भाषा को आप सिखाना चाहते हैं उसकी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, जो बच्चे को समझ में आए, जो उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव से जुड़े, उसके जीवन से जुड़े, और रोचक सामग्री, इंटरेस्टिंग भी लगे, जैसे बाल साहित्य होते हैं, सुनने और पढ़ने को मिले। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, क्योंकि सुन भी रहा है, पढ़ने को भी मिल रही है, फिर बोलेगा भी। तो सी ऑप्शन बेस्ट है। इसमें ये वाला लॉजिक मत लगा देना, लंबे वाला हमेशा सही होता है। 90% आजकल ऐसा नहीं होता है पेडागोजी में। ठीक है बात। तो केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, ये नहीं कह सकते हम। सारी ही चीजें आ गई ना इसमें। भाई लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज है वो भी है, मीनिंगफुल भी है, जरूरत पड़ रही हो तो उसकी मदर टंग से भी कनेक्ट करोगे, रोचक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, सबसे बेहतर है। सिर्फ चार्ट टांगने से अच्छा है, बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें बच्चा ज्यादा सक्रिय है। ये हमारा एक सिंपल फंडा है पूरे सीटेट का, जहां बच्चा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, पॉजिटिवली एक्टिव है, हमारा आंसर उधर ही लेकर के जाएगा। आप चाहें तो 99% केस में इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल रूल है, थंब रूल सीटेट का। देखिए एक बार, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है उच्च प्राथमिक स्तर पर? 6 through 8 व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ, देखो रटना, रोट मेमोराइजेशन है, कंठस्थ ये वही है जो लोग कहते हैं ना घोल के पी गए। घोल के पी गए मतलब कंठस्थ कर लिया आपने, रोट लर्निंग है, इसको हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। रटंत विद्या नहीं चलेगी। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना करने लग जाए बच्चा, मतलब क्या चाह रहे हैं आप, 6th क्लास में 7th क्लास में कवि बन जाए वो? या फिर भाई कह रहा है अच्छा सिनेमैटिक्स बनाता हूं ना, आजकल उसको कैमरा का शौक चढ़ा है। देखो, साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, बताइए। हमें पता नहीं था 6th क्लास में सिनेमैटिक्स होता क्या है। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, पूरे इतिहास के बारे में आप नहीं जान सकते। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, बताइए एक बार। दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पे, बहुत खतरनाक वीडियो बनाई है उसने, देखो एक बार। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उच्च प्राथमिक लेवल है, 6th to 8th का लेवल है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसको सीखने सिखाने का एक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कि उसको इतना इतना आ जाएगा या आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे भाषा के नियमबद्ध प्रकृति, भाई एक रूल गवर्न सिस्टम है लैंग्वेज, उसको वह पहचान पाए कि कहाँ किस तरीके से कोई ऐसे लिखना है, कोई निबंध लिखना है तो कहाँ किस तरीके से चीजें यूज होती हैं, है ना। और उसका विश्लेषण, एनालिसिस भी कर पाए, उसको समझ पाए तोड़ करके। आगे बढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेक्स्ट बुक पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए फटाफट से, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले हों, यानी जो उसमें विषय वस्तु लिखी है, श्रद्धा शर्मा, जो विषय वस्तु उसमें लिखी गई है, एक मिनट देखूं तो सही, पराक्रम जी 10 तारीख से शुरू होगा वो बैच, पेडागोजी वाला जो मेरा बैच है ना। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने, आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसमें। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, देखिए एक बार। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, तथ्यों पर, यानी सिर्फ फैक्ट्स पे ही आधारित हो, तो बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा, वो तो बस फैक्ट निकाल लेगा। लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए, या फिर
सिर्फ सुंदर राइटिंग बन जाए, नहीं नहीं, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, यानी उसकी जो रिकॉल पावर है वो अच्छी हो जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे, कुछ दिमाग पे जोर पड़े उसका सीखते समय। तो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने होने वाले चाहिए, यानी जो उसमें कंटेंट है चैप्टर में उससे रिलेट करके आगे बढ़ जाए, है ना, उसी को विस्तार मिले, बच्चा सोच पाए उस पर, दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है, यानी वो अच्छा लिख रहे हैं एक तरीके से। कौन सी एक चीज इस चीज को दर्शाएगी? आलंकारिक प्रयोग, यानी वो अलंकार का भरपूर यूज करते हैं, सुंदर सुंदर लिख पाते हैं, सुंदर सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, लिखावट सुंदर हो। सशक्त वाक्य विन्यास, यानी स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो बड़ा अच्छा है। और मौलिक विचार। तो ऐसी स्थिति में देखो, एक बार एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, पढ़ने सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, या पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अब कई लोग कहते हैं अक्षर की पहचान, वर्णमाला की पहचान, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है अर्थ। बच्चों को अगर अर्थ ही समझ में ना आए, आपको पढ़ के अर्थ समझ नहीं आया कोई किताब, पॉइंट क्या हुआ पढ़ना सीखने का? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पहचानना आता है शब्दों को, वर्णमाला आती है कि नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अर्थ नहीं समझ पाए। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने में या ज्यादातर जगह पर, अर्थ समझ में आए और आपके मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हो पाए, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हो पाए। तो मौलिक विचार जो उसका ओरिजिनल थॉट है बच्चे का, अगर वो उसको अभिव्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, तब तो लिखना काम का है। नहीं तो देख के तो सभी लिख रहे हैं, ठीक है, तो देख के तो सभी लिख रहे हैं। वाह वाह मानस, खतरनाक गाने बना रहे हो आजकल, हैं? पेपर की चिंता नहीं है लगता है आपको, हैं? आप लोगों ने अच्छा गजब, बिल्कुल ऐसे कहर मचाया हुआ है यूट्यूब पे, कोई अलग अलग वीडियोस शेयर करके। देखो, मौलिक विचार यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल थॉट, ठीक, ये मैटर नहीं करता कितना सुंदर लिखता है, कितना बढ़िया प्रभावी भाषा है दिखने में, कितना सेंटेंस अच्छा है। सबसे ज्यादा जरूरी है विचार मौलिक हैं कि नहीं है। अगर विचार मौलिक हैं, बाकी सारी चीजें पीछे पीछे आएंगी, ठीक, ओरिजिनल थॉट उसका है कि नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को, सिंपल बात है ना, आप देख लीजिए, जिनकी राइटिंग अच्छी है, कितने लोगों को आप याद करते हैं राइटिंग के लिए, जिन्होंने लिखा अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट है ना, उनके विचार इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अनुस्वार अभी मैंने आपको बताया, जिनमें अंक की बिंदी का यूज होता है ना, हंस, और अनुनासिक हंसना में आ जाएगा, ठीक, और चंद्रबिंदु लगती है अनुनासिक में। इसके संबंध में गलतियां बहुत होती हैं जब हम छोटे होते हैं। तो इन त्रुटियों को, इन एरर्स को कम करने का तरीका क्या है, बताइए, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, स्वयं ही सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, जो टीचर है वो एक तरीके से मॉडलिंग का यहां काम करेगा, मतलब वो आदर्श जो बिल्कुल आइडियल, अगर टीचर या शिक्षक सही नहीं बोलेगा तो बच्चे भी गलती बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि आप उनके सामने खुद मॉडल प्रस्तुत करें, ठीक है। यहां छपी सामग्री, छपी से क्या होगा, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, नियम तो पता ही होंगे उसको, नियम के बावजूद भी तो गलती हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कराएं, या तो अपने सामने या अपनी भाषा में उसको दर्शाएं। देखिए, जो आप भाषा सुनते हैं उनकी ऑटोमेटिकली, अगर आप सही लोगों को सुन रहे हैं तो आपकी भाषा में सुधार आता है, क्योंकि वही ये सोशल लर्निंग ऑब्जर्वेशनल थियरी है बैंड्यूरा की, ठीक है। तो स्वयं ही सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अगर आप दिमाग को दिमाग बोलते हैं और इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं एज अ टीचर, तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी वही बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सही आदर्श प्रस्तुत कर पाए। फिर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे, यानी किस तरह के क्वेश्चंस जो बच्चे की लैंग्वेज को लेकर के कितनी क्रिएटिविटी पावर है, इसको असेस करने में सबसे बेहतर प्रश्न कौन सा होगा। बहुविकल्पीय एमसीक्यू में किसी की क्रिएटिविटी नहीं देखी गई आज तक। आप कितने क्रिएटिव हैं, एमसीक्यू 4 ऑप्शन चूज करने हैं, इसमें से कौन सी क्रिएटिविटी है? इसमें इंटेलिजेंस या रिकॉल लगता है आपका, इसमें कोई आपकी बुद्धि का प्रयोग है, इसमें रचनात्मकता का नहीं है, कोई क्रिएटिविटी। आपने 5वां ऑप्शन थोड़ी बना देंगे वहां, ठीक है। फिर है मुक्त अंत वाले प्रश्न, बिल्कुल सही बात है, ओपन एंडेड, जहां मौका मिलेगा बच्चे को अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करने का, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें उसे सोचने को मजबूर होना पड़े, जिसमें उसका अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगे, तब तो जाके कुछ क्रिएटिविटी निकल के आएगी। एक शब्द में क्या है, हाँ और ना, इसमें कौन सी क्रिएटिविटी लगी?
सही कथन पर निशान लगाओ। ये सब मुक्त उत्तर वाले नहीं, अब इसको आप कुछ भी कह लीजिए, हिंदी में बंद कह लीजिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं उसको, जो वन वर्ड आंसर हुए या फिल इन द ब्लैंक हुए, यस और नो हुए, ट्रू फॉल्स, है ना। हमारा फोकस मुक्त उत्तर यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे ऐसे टाइप, या जहां बच्चे के विचारों को मौका मिले। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का भी माध्यम है। मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन का माध्यम नहीं है जिसमें हम अभिव्यक्त करते हैं खुद को। अभिव्यक्तात्मक कौशल बताना जरा। भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं, मैं और आप सब जानते हैं। सुबो, पाली से आपको याद भी कराया हुआ है। सु बो प ली, आपको इससे याद भी कराया हुआ है। 4 मुख्य कौशल हैं ये, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से 2 अभिव्यक्तात्मक हैं। अभिव्यक्तात्मक कौन है? बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक हैं, और सुनना और पढ़ना ग्रम्यात्मक है। तो कृपा करके आप ये बात याद रखेंगे, यहां अभिव्यक्ति होती है ना। और ये सक्रिय भी कहे जाते हैं, उनको निष्क्रिय कहते हैं। ये ग्रम्यात्मक हैं, आप यहां सिर्फ ग्रहण करते हैं भाषा को सुन करके और पढ़ करके। क्लियर है बात? इसको इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। कोई जल्दबाजी में नहीं है, हम लोग प्रॉपर चलेंगे समझते हुए, ठीक। 24 का सी, बिल्कुल केवल अभिव्यक्ति का ही नहीं, खुद एक्सप्रेस, बाहर एक्सप्रेस करने का ही नहीं, खुद से भी आप भाषा का इस्तेमाल बातचीत करने में, खुद से बातचीत करने में, खुद से कम्युनिकेट करने में भी आप भाषा का प्रयोग करते हैं। आपकी थिंकिंग को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है, आपके विचारों को। सिर्फ पढ़ने, लिखने, सुनने, ये तो सब आ जाएंगे अभिव्यक्ति में ही, ठीक। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हुए होते हैं। इसका कारण हो सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है श्यामला एक बच्ची है, वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिख पाती है जो उसको याद होते हैं। जिन पे उसे सोचना पड़े वहां वो आंसर ही नहीं कर पाती, है ना भाई। जो रटा हुआ है सिर्फ वही आंसर कर पाती है। इस स्थिति में क्या कहोगे आप? ऐसे बच्चे के साथ क्या समस्या है? उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित क्यों है? जो उसने याद किया है वो तो वो लिख देती है, तो व्यवस्थित है। ऐसा थोड़ी है, वो तो वो भी नहीं लिख पाती अगर व्यवस्थित नहीं होती तो। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मतलब इस बात का इससे क्या मतलब है? उसकी स्मरण शक्ति तेज नहीं है जो सोच के लिखता हो। उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा इमेजिन नहीं करता, बस जो उसने रट लिया है, रोट लर्निंग है, उसको वो लिख देता है याद करके। तो कल्पनाशीलता की कमी है ना। कल्पनाशीलता जैसे गुण की कमी है, इमेजिन नहीं कर रहा, इमेजिनेशन पे, थिंकिंग पे फोकस नहीं है, सिर्फ याद करने पे, रिकॉल पे, मेमोरी पे फोकस है ना। तो इसमें भी हमने ऐसा नहीं कहा बच्चे में कमी है, हमने कहा इस गुण का अभाव है जिसको लाया जा सकता है। तो बहुत इज्जत से बच्चे के साथ पेश आना है लगभग हर क्वेश्चन में, नहीं तो आपका नंबर जा सकता है। उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, यूजलेस पॉइंट्स। मजे बन दिए।